हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष संसनवाल। एंड आज की क्लास का टॉपिक तो आपको समझ आ गया होगा। टॉपिक है आई एम रोहतक का पूरा डिस्कशन एंड ऑल कि क्या आई एम रोहतक आईबी मेट के अंदर आपका सिलेबस क्या है, जो रिसेंट चेंज हुआ है पैटर्न में, जो कल आपने खबर सुनी होगी। जब आप आराम से घर पर शांति से बैठे होगे कि थोड़ा सा वेट कर रहे होगे कि आपका बोर्ड का रिजल्ट कब आएगा, एंक्शियस एंड ऑल हो रखे होगे। एंड उसी मोमेंट बीच में अलग से एक मेल आता है आई एम रोहतक का कि आई एम रोहतक का एग्जाम 20th को है। तो क्या किया जाए कि अब एक हफ्ता बचा है। तो आज की वीडियो का डिस्कशन यही है। सबसे पहले देखेंगे मेल के अंदर आपका कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। मेल को ध्यान से पढ़ते हैं, जो जो भी नोटिफिकेशन है कि क्या क्या आपको पता होना चाहिए एंड ऑल। उसके बाद एक बार देख लेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है, एंड लास्ट में स्ट्रेटेजी देख लेंगे कि हमें एग्जाम के लिए प्रिपेयर कैसे करना है एंड ऑल। ठीक है। बीच में भी स्ट्रेटेजी एंड ऑल की हमें सोचना क्या चाहिए, हमारा थिंकिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए गिवन 7 days में एंड ऑल, वो सारी चीज डिस्कस करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। आपके मेल में, ऑफिशियल मेल में क्या आया है? ग्रीटिंग फ्रॉम आई एम रोहतक। इन द लाइट ऑफ करंट COVID-19 situation across the country, we are conducting IPM test on virtual mode on 20th July from 3:30 to 5:30। मतलब 1.5 घंटे का आपका एग्जाम है। Applicants are advised to give the exam using laptop with minimum internet bandwidth requirement of 512 kbps। मतलब ऐसा ज़्यादा स्पीड ना हो तो भी आपका काम चल जाएगा। However, you can use smartphone in case of emergency। ये वाला चीज ध्यान से पढ़ना। इमरजेंसी लिखी है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कर तो सकते हो, बट रिकमेंडेड है कि इमरजेंसी के केस में करना। अगर आपको इमरजेंसी नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, तो ट्राई करना कि आप नॉर्मल अपने लैपटॉप में दो। अगर आप लैपटॉप अरेंज नहीं कर पा रहे तो मैं रिकमेंड करूंगा किसी फ्रेंड एंड ऑल से कहीं से कोई लैपटॉप अरेंज कर लो। 1.5 2 घंटे के लिए कोई भी दे देगा। ठीक है। एंड टेस्ट दो। ठीक है, अगर जस्ट इन केस वो भी अरेंज ना हो पाए तो उस केस के लिए आपके स्मार्टफोन का ऑप्शन दिया है। अदरवाइज ऐसे सब ट्राई मत करने चलना कि स्मार्टफोन पर ट्राई कर लेते हो जाएगा एंड ऑल। रिकमेंड करूंगा क्योंकि स्मार्टफोन में आपकी स्पीड कम हो जाती है, थोड़ा सा कम लगता है, टाइम लगता है आपको सॉल्व करने में। फिर क्या लिखा? फाइंड एंड क्लोज द एग्जाम पैटर्न एंड गाइडलाइंस ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम। अच्छा, सबसे पहली चीज अब ये हमारा पार्ट 1 वाला है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। CGR students are requested to keep their percentage of marks obtained in 10th and 11th standard। 11th के आगे क्या लिखा है? इफ अवेलेबल रेडी एट द टाइम ऑफ एग्जाम। मतलब आपको 11th और 10th और 11th के दोनों के मार्क्स आपको अपलोड करने हैं। इन केस अ स्टूडेंट हैज स्कोर्ड CGPA, इट शुड बी कन्वर्टेड टू परसेंटेज मार्क्स एज द कन्वर्जन फॉर्मूला प्रोवाइडेड इन द मार्कशीट। मतलब आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करके देना होगा। तो 10th के मार्क्स देने और 11th के मार्क्स देने। अब कई लोगों की एकदम से यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है कि यार मेरे 11th में तो बहुत मार्क्स बहुत कम थे, हमें तो एडवांस में पता ही नहीं था। सही बात है, लेकिन होता क्या है, मैक्सिमम सब लोगों की आपके 11th में रिलेटिवली कम आती है। कुछ कुछ लोग होते हैं जिनके 90s में नॉल आ जाते हैं, बट मैक्सिमम कंपेरेटिवली 11th में सबके मार्क्स कम होते हैं। तो ऐसे आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एंड फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, वो नीचे जब आप पास्ट एकेडमिक्स की वेटेज एंड ऑल देखेंगे ना, जब आपको बताऊंगा इसको एक्चुअली उसका इम्पैक्ट कितना आएगा, वो वाला पार्ट हम देखेंगे। तो आपको रियलाइज होगा कि इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता आपको। ठीक है, थोड़ा सा फर्क तो पड़ेगा, ऑब्वियसली आपके मार्क्स कम थे 11th में तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। सेकेंडली, मुझे लगता है कि 11th इफ अवेलेबल एंड ऑल लिखा है, हो सकता है जब तक 12th का रिजल्ट आ जाए तो हो सकता है 12th के रिजल्ट के मार्क्स अपलोड करने का वो ऑप्शन भी आपको प्रोवाइड कर दें एंड 11th का हटा दे, क्योंकि 12th का रिजल्ट तो आए हो 15 तक आ जाएगा आपका। तो आपको 20th का एग्जाम है तो हो सकता है बीच में एक और मेल आ जाए और आपको ऑप्शन दे कि 12th की जगह 11th की जगह 12th के मार्क्स अपलोड करने। तो इसकी टेंशन मत लो कि यार 11th में मेरे मार्क्स कम आए थे एंड ऑल। आप टेंशन लेके तो कुछ होगा नहीं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब जितने भी मार्क्स उसके अकॉर्डिंग मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम के बारे में क्या गिवन है? दो सेक्शन है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 क्या है? आपको MCQ क्वेश्चन है, टोटल ऑफ 60 क्वेश्चन फ्रॉम QA, LR एंड VA एंड 45 मिनट्स। मतलब 60 क्वेश्चन, 45 मिनट्स। एंड पहले क्या था? पहले होता था आपका, जो प्रीवियस नोटिफिकेशन थी वो था 120 क्वेश्चन, 120 मिनट्स। एंड यहाँ पे 40 40 40 थे। 40 QA के क्वेश्चन थे, 40 VA के थे, 40 LR के थे। तो एक चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे भी शायद से इसको अगर इक्वली हम डिवाइड करें तो 20 क्वेश्चन QA के होने चाहिए, 20 क्वेश्चन VA के होने चाहिए, 20 क्वेश्चन LR के होने चाहिए। श्योरली नहीं कह सकते हम क्योंकि इन्होंने कोई सैंपल पेपर अपलोड नहीं किया इसका या एग्जाम के बारे में कोई डिटेल नहीं दी है। बस इन्होंने ये चीज लिखी है सिंपल। तो हम गेस वर्क ही कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एक्सपेक्टेशन है कि 20 20 20 के सेक्शन होंगे, 3, QA, LR और V। फिर उसके बाद क्या है आपका
15 मिनट का ब्रेक है। एंड देन सेक्शन 2 है जिसके अंदर आपकी एसे राइटिंग है, 2 WAT टॉपिक्स है आपकी, 2 शॉर्ट एसे ऑन द टॉपिक्स गिवन नॉट मोर देन 1250 वर्ड्स। तो 2 एसेज आपके, एसे 1 बोल देते हैं एंड एसे 2। ठीक है, तो इनके कुछ मार्क्स हैं ऑल होंगे। नेक्स्ट है आपका, अभी इसमें मार्क्स के बारे में कुछ नहीं गिवन है, मार्क्स के बारे में इंफॉर्मेशन है नीचे। क्या लिखा है, ईच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विल कैरी 4 मार्क्स। इसका मतलब टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे इसके अंदर सेक्शन 1 के अंदर टोटल मार्क्स होंगे आपके 240। देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, मतलब नेगेटिव मार्किंग भी है कि +4 -1 मार्किंग स्कीम है, करेक्ट के लिए +4, इनकरेक्ट के लिए -1। फॉर रिटन एबिलिटी टेस्ट ईच शॉर्ट आंसर ऐसे विल बी इवेल्युएटेड आउट ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 40 मार्क्स ईच। मतलब इस एसे 1 के लिए भी 40 मार्क्स हैं एंड एसे 2 के भी 40 मार्क्स हैं। मतलब टोटल आपके एसे के कितने मार्क्स हो जाएंगे, आपके मार्क्स हो जाएंगे 80 मार्क्स। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखा है, कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू बेस्ड ऑन द शॉर्ट लिस्टिंग ऑन द फॉलोइंग पैरामीटर्स। कि आपको वेटेज कितनी है, एंट्रेंस टेस्ट की आपकी जो एमसीक्यू है उसकी वेटेज 60% होगी एंड इसकी वेटेज 20% होगी। इसका मतलब जो 240 मार्क्स है उसको कन्वर्ट करके कितने परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, 60%, मतलब काइंड ऑफ 1/4 कर दिया है। अगर 100 के स्केल पे लाएं तो हम इसको 1/4 कर दिए। यहाँ पे भी 80 मार्क्स को 20 भी लिया है तो मतलब 1/4 कर दिया है। एंड जो आपके पास्ट अकेडमिक्स हैं उसके लिए वेटेज 20%, उसमें भी मान लेते हैं, अजम्पशन ही चलेगा यहाँ पे कि एग्जैक्ट तो उन्होंने बहुत क्लैरिटी से उन्होंने अपना पैटर्न एंड ऑल नहीं बताया, तो यहाँ पे हम अजम्पशन ही कर सकते हैं। 1 मार्क्स मान लेते हैं आपके 10th के एंड एक 11th, या जो बाद में अगर चेंज करके वो 12th हो जाएगा। ठीक है, इसके मार्क्स मान लेते हैं, इसको भी 10% वेटेज दी होगी एंड इसकी भी वेटेज 10% होगी। ठीक है, इसका मतलब जो आपके 100% मार्क्स हैं वो आपका 10% में कन्वर्ट हो जाएंगे और यहाँ पे भी 100% मार्क्स हैं वो 10% में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब आपके टोटल मार्क्स 1/4 हो जाएंगे। ठीक? कई लोगों को कंफ्यूजन हो रही होगी कि मैंने क्या बोल दिया एंड ऑल, तो एक एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको समझ आ जाएगा कि आपके टोटल मार्क्स कैसे कैलकुलेट होंगे। ठीक है, 2 स्टूडेंट्स मान लेते हैं, स्टूडेंट वन एंड स्टूडेंट 2। एक स्टूडेंट 1 है एंड एक स्टूडेंट 2 है। मान लेते हैं स्टूडेंट 1 के मार्क्स एमसीक्यू के अंदर आउट ऑफ 240 आपके मार्क्स आए हैं 180 आए, एंड उसके WAT के अंदर मार्क्स आउट ऑफ 80 उसके मार्क्स आए हैं 40 मान लेते हैं। ठीक है, एंड 10th क्लास में उसके मार्क्स थे 95% एंड 11th क्लास में मान लेते हैं स्टूडेंट के मार्क्स हैं 70%। ठीक है, दूसरा सिनारियो है, दूसरा स्टूडेंट S2 है। ठीक है, उसके एमसीक्यू में मार्क्स मान लेते हैं 150 एंड उसके WAT में मार्क्स मान लेते हैं 60। 10th में उसके मार्क्स मान लेते हैं 90 90% मान लेते हैं एंड 11th में मार्क्स मान लेते हैं उसके 80% मान। अब देखते हैं इन दोनों स्टूडेंट्स में से ज़्यादा मार्क्स किसके हैं। तो सिंपल टोटल मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, जो हमारे ये वाला पैरामीटर है इसको मैं शॉर्ट में सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। इस स्टूडेंट के मार्क्स आएंगे 180 डिवाइड बाई 4, कि 180 को हमें स्केल ऑफ 60 के अंदर लाना। तो 180 डिवाइड बाई 4 करोगे तो आपके इसके मार्क्स आ जाएंगे स्टूडेंट के कितने, 243। हाँ, तो इसके मार्क्स आ जाएंगे आपके 45। ठीक है, 40 डिवाइड बाई 4 करोगे, क्यों, क्योंकि 80 मार्क्स को आपको स्केल ऑफ 20 पे लाना है। तो 40 डिवाइड बाई 4 करोगे तो स्टूडेंट को आउट ऑफ 20 10 मार्क्स से मिलेंगे, क्योंकि इसने 50% स्कोर करा है वेटेज और WAT के। देन आपका है 10th क्लास के मार्क्स को हम 10% के अगर स्केल पे लाएं, तो 95% को अगर 10% पे लाना है तो इसके मार्क्स हो जाएंगे यहाँ पे 9.5 एंड 70% को अगर आपको 10% के स्केल पे लाना है तो उसके मार्क्स हो जाएंगे आपके 7। इस स्टूडेंट के टोटल मार्क्स कितने आ जाएंगे, स्टूडेंट के टोटल मार्क्स आ जाएंगे 55 प्लस 16 प्लस 5, तो इसके मार्क्स आ जाएंगे 71.5। स्टूडेंट के मार्क्स आएंगे आउट ऑफ 100। स्टूडेंट के मार्क्स देखते हैं, स्टूडेंट के मार्क्स आ जाएंगे आपके
150 डिवाइड बाय 4 करोगे तो आपका आएगा 37.5, प्लस 60 डिवाइड बाय 4 करोगे तो आपका आएगा 15, यहाँ पे आएगा 9 और यहाँ पे आएगा 8। अब इनके मार्क्स कैलकुलेट करें तो आएगा 17 प्लस 15 आ जाएगा आपका 32, और 37 इसमें ऐड करोगे तो इसके मार्क्स आएंगे 69.5। आप देख सकते हो इन दोनों में टॉपर कौन, मतलब रिलेटिवली मेरिट लिस्ट निकलेगी, ऐसे हर स्टूडेंट के मार्क्स निकाले जाएंगे एंड मेरिट लिस्ट आएगी, एंड उसमें जो टॉप स्टूडेंट्स होंगे उनकी चॉइस है आपको कितने स्टूडेंट्स को ऐसे राइटिंग एंड ऑल के लिए कॉल करेंगे, मतलब सबकी ऐसे मेरिट लिस्ट होगी। हो सकता है किसी स्टूडेंट के मार्क्स 90 भी आ जाए टोटल, हो सकता है किसी के 87 आए एंड ऑल, ऐसे रैंकिंग आ जाएगी आपकी, एंड जो आपके टॉपर्स होंगे उन सबको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा मार्क्स एंड ऑल कैसे कैलकुलेट करने, ये सारी चीज कैसे यूज होगी एंड ऑल। ठीक है, हो सकता है चांसेस है कि जो ऐसे राइटिंग के लिए, अब ऐसे राइटिंग है आपका एमसीक्यू तो चेक करना काफी इजी टास्क है, बट ऐसे चेक करना काफी डिफिकल्ट टास्क हो जाता है कि गिवन इतने सारे स्टूडेंट्स एप्लीकेंट आपके एग्जाम दे रहे हैं। तो हो सकता है चांसेस है कि एमसीक्यू वाले एग्जाम के अंदर एक लोअर कट ऑफ रखी जाए, कि लोअर इनिशियल कट ऑफ हो, सो दैट आपको सबके डब्ल्यूएटी चेक ना करने पड़े। वो कट ऑफ ज्यादा नहीं होगी, फॉर एग्जाम्पल जैसे आउट ऑफ 240 यू कैन से 120 के आसपास एक कट ऑफ होगी, तो इससे नीचे वाले को तो चेक करने का फायदा ही नहीं है कि ओवरऑल वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे उनके अकॉर्डिंग। एंड बाद में जो स्टूडेंट्स के 120 प्लस आ गए हैं उनका डब्ल्यूएटी एंड ऑल चेक करेंगे, सबका चेक नहीं करेंगे। हाइपोथेटिकल वर्ड था, वैल्यू थी 120, वो कुछ भी कट ऑफ हो सकती है गिवन उस साल के, मतलब इस साल 20 को स्टूडेंट्स ने कैसा एग्जाम दिया उसके अकॉर्डिंग होगा ये। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, हमारा एग्जाम पैटर्न भी देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है क्यूए का, रोहतक का, एंड क्यूए का, एलआर का एंड वीए का। क्यूए के अंदर ना आपको हायर मैथ्स एंड ऑल पे फोकस नहीं करना है। हायर मैथ्स के अंदर आपके क्या, हायर मैथ्स मतलब 11 ट्वेल्थ में जो आपने पढ़ा है उसके अंदर बस आपका सेट्स फंक्शन रिलेशन एक टॉपिक है जो आपको थोड़ा ढंग से पढ़ना है। सीक्वेंस एंड सीरीज 11 ट्वेल्थ में जो एपीजीपी था वो वाला पार्ट ध्यान से पढ़ना है। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ये वाला पार्ट आपको ध्यान से पढ़ना है। उसके अलावा आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा जैसे लाइन एंगल्स एंड ट्रायंगल्स एंड सर्कल्स हैं, ये आपका 9 10 वाला पार्ट था। पाइप एंड पाइप्स एंड सिस्टर, टाइम एंड वर्क, ये भी आपका बेसिक मैथ्स वाला पार्ट है। बाकी सारा पार्ट आपका बेसिक मैथ्स वाला है। हायर मैथ्स में बस आपको इतना देखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं देखना आपको। हाँ, एक और टॉपिक इसमें ऐड कर सकते हो, वो मैं लिखना भूल गया था, इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी भी आपका इसके अंदर ऐड कर सकते हो जो आपको आना चाहिए। इसके अलावा आपको मेरे अकॉर्डिंग तो मेहनत करने की जरूरत नहीं है क्यूए के अंदर, अगर आप बाकी टॉपिक कर रहे हो वो बाकी एंट्रेंस के लिए है, बट आई एम रोहतक के लिए रेलिवेंट नहीं। आई एम रोहतक पेपर ना इन टॉपिक से कंप्लीट हो जाएगा, हर टॉपिक से एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं, वेरी कर सकता है आपका कि इस साल इनका मूड पे है कि किस टॉपिक से उन्होंने ज्यादा डाल दिया, क्योंकि पास्ट ईयर इनका कोई एग्जाम हुआ ही नहीं है। एक साल एग्जाम हुआ था, उस साल पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट था, इस साल हम गेस नहीं कर सकते। आप किसी भी टीचर से पूछोगे, आपकी मन की शांति के लिए कोई ना कोई बोल देगा कि इसकी तैयारी कर लो, इसकी तैयारी कर लो, इसकी तैयारी कर लो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सब तुक्के मार रहे हैं, मैं भी इंक्लूडिंग, मैं भी यहाँ पे तुक्के मार रहा हूँ, तो किसी को नहीं पता, क्योंकि पास्ट ईयर कोई पैटर्न है नहीं, हर साल मतलब कुछ कुछ दिनों में वो अपने पैटर्न एंड ऑल सब कुछ चेंज कर रहे हैं, तब आप गैस करके कुछ नहीं कर सकते। तो इस केस में गैस वर्क मत करना, ट्राई करते हैं कि हम और क्या कर सकते हैं, कि हमारी प्रिपरेशन कैसी होगी, सो दैट कोई भी हमें हमारे आगे सरप्राइज फेंके तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, उस पर डिस्कस करेंगे थोड़ी देर। ठीक है, एक बार क्यूएलआर का भी सिलेबस देख लेते हैं। क्यूए एलआर का सिलेबस है, सॉरी क्यूए का हो गया, एलआर का सिलेबस है। एलआर का भी अपना नॉर्मल जो पूरा एलआर है ना, जो आपने पहले पढ़ा होगा सिलेबस, वही है आपका। कुछ स्पेशल नहीं है, कुछ चेंज नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि आपके क्वेश्चन चेंज होंगे तो सिलेबस हाफ हो गया, कुछ चेंज नहीं है। एलआर का आपका ये सिलेबस है, एक एक पॉइंट आपको डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, ये आपका पूरा एलआर का सिलेबस है। एंड सिमिलरली वीए का सिलेबस क्या है आपका, ये आपका वीए का सिलेबस है। इसमें भी आपको सारी चीज पता ही होंगी अगर आपने बीए की क्लासेज एंड ऑल अटेंड करी है। ये आपका वीए का सिलेबस है। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है जिस पर हमें डिस्कशन करनी है, वो है, अभी डिटेल में देखते हैं कि प्रिपेयर कैसे करें। कि 65 क्वेश्चन है 45 मिनट्स में, पेपर कैसा होगा, हम नहीं कर सकते वैसे। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेल में लास्ट पॉइंट उन्होंने ये लिखा है कि दे विल टेल इंफॉर्मेशन अबाउट एग्जाम 24 आवर्स प्रायर टू एग्जाम।
मतलब वो चाहते ही नहीं कि आप मेंटली प्रिपेयर हो कि आपका सेक्शनल टाइमिंग होगी, एग्जाम कौन से सॉफ्टवेयर पे होगा एंड ऑल। वो आपको मेंटली प्रिपेयर करना चाहते ही नहीं। वो चाहते हैं कि आप अपने प्रैक्टिस एंड ऑल करते रहो, एंड एग्जाम के लास्ट मोमेंट में आपको बता देंगे कि क्या होगा एंड ऑल। एज ऑफ नाउ आप ना गेस वर्क एंड ऑल करना छोड़ दो। किसी एंट्रेंस में अच्छा पहले बीए सेक्शन आएगा या क्यूए सेक्शन आएगा या एलआर सेक्शन आएगा, गेस वर्क एंड ऑल छोड़ दो। मेरे अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, वर्स्ट के सिनारियो के लिए प्रिपेयर करते हैं अपने आप को। ऐसा मान लेते हैं 60 क्वेश्चन आपके, 45 मिनट्स, तो सेक्शन को 3 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। 20 क्वेश्चन क्यूए के, 20 सेक्शंस एलआर के, एंड 20 सेक्शंस वीए के। ये मैं प्रिपरेशन के लिए बोल रहा हूँ, नेक्स्ट 7 डेज में हम क्या करने वाले हैं, और आपको ऐसे प्रिपेयर करोगे तो मेरे अकॉर्डिंग हेल्पफुल रहेगा कि 20 क्वेश्चन क्यूए, 20 क्वेश्चन एलआर, 20 क्वेश्चन बी, एंड हर के लिए आपको टाइम देना है 15 मिनट्स। 15 मिनट्स फॉर क्यूए, 15 मिनट्स फॉर एलआर, 15 मिनट्स फॉर वी। ठीक है। ऐसा क्यों कि हो सकता है अगर वो सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस कर दें तो आपको एकदम से प्रॉब्लम ना हो कि एकदम से कि क्यूए 20 क्वेश्चन हम 15 मिनट में कैसे करें, 20 क्वेश्चन एलआर के हम 15 मिनट में कैसे करें, या 20 क्वेश्चन बीए के हम 15 मिनट में कैसे करें। तो ऐसी प्रॉब्लम अराइज ना हो आपके आगे, तो इस चीज के लिए हम पहले से मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं। अगर हो सकता है सेक्शनल टाइमिंग हट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आप पहले से ही प्रिपेयर्ड हो 20 क्वेश्चन करने के लिए। जैसे अभी लोग, कई लोगों की स्ट्रेटेजी क्या होती है कि आई विल स्टार्ट विद बीए, फिर उसके बाद मैं एलआर कंप्लीट कर लूंगा, एंड उसके बाद क्यूए सेक्शन पे आ जाऊंगा। मैक्सिमम मेरे अकॉर्डिंग 80% लोगों की स्ट्रेटेजी यही होती है कि पहले वीए से स्टार्ट करेंगे, फिर एलआर कर लेंगे, फिर क्यूए करेंगे। जनरली होता क्या है, क्यूए के लिए आपके पास बचते हैं अराउंड 10 to 15 मिनट्स ही बचते हैं। मतलब इस केस में मेरे अकॉर्डिंग 10 to 15 मिनट्स बचेंगे, एंड 20 क्वेश्चन आप ऐसे भी नहीं कर पाओगे क्यूए के 10 से 15 मिनट के अंदर। तो जनरली उसकी स्ट्रेटेजी में प्रॉब्लम आती है। कई लोग ट्राई करते हैं कि क्यूए से पहले स्टार्ट कर देंगे, फिर एलआर करेंगे, देन वीए करेंगे। एंड तीसरी स्ट्रेटेजी ये भी होती है कई बार कि एलआर से स्टार्ट करेंगे, बीए, देन क्यूए। तीनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं, बट जैसे एनपैट के अंदर उन्होंने एकदम से फाइनली उन्होंने ऑर्डर इंट्रोड्यूस कर दिया था कि पहले वीए होगा, देन एलआर होगा, देन क्यूए होगा। सिमिलरली ये भी सरप्राइज कर सकते हैं आपको। तो सरप्राइज ना हो तो हर तीनों सेक्शंस की मैं रिकमेंड करता हूँ नेक्स्ट 7 डेज में तीनों सेक्शन की ऐसे प्रिपेयर करना है कि 20 क्वेश्चन है, आपको 15 मिनट्स का टाइम देना है अपने आप को, एंड ट्राई करना है कि 20 क्वेश्चन 15 मिनट्स में कितने कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कितने कर सकते हैं अपने। मतलब स्पीड टेस्ट है, स्पीड टेस्ट की अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ऐसा नॉर्मल नहीं है कि आपके एक 120 क्वेश्चन 120 मिनट्स है कि आप एक एक करके आप कर पाओगे। तो स्पीड टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ प्रिपेयर कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी ये डाउट आते हैं कि 20 क्वेश्चन मिलेंगे कहाँ से। अच्छी बात यह है मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है। मतलब आप अपने एंड पे भी कर सकते हैं, कहीं से भी रैंडम 20 क्वेश्चन पिक करो क्यूए के, एंड उनको ट्राई करना स्टार्ट कर दो। जो क्वेश्चन आपने पहले नहीं देखे किसी को बोल दो कि मेरे को 20 क्वेश्चन पिक करके दे दो, कहीं पे भी ग्रुप में आपको 20 क्वेश्चन है। प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको 20 क्वेश्चन के लिए 15 मिनट्स का टाइम देना है, ठीक है। आफ्टर 15 मिनट्स आप ना एक आंसर की लिखनी है कि आंसर की लिख दो कि आपके क्या क्या मार्क्स आए हैं। इस मोमेंट पे अपने आपको आंसर चेक नहीं करने हैं, आंसर की लिख के साइड में लिख दो, ठीक है। अब रिमेनिंग टाइम में सॉल्व रिमेनिंग क्वेश्चंस। इसका ऐसा मतलब नहीं कि 20 क्वेश्चन मतलब आपको 15 मिनट ही पढ़ना है। और ऑब्वियसली जैसे अगर आपकी स्पीड स्लो है तो 15 मिनट में शायद से आप 5 ही क्वेश्चन कर पाओगे। अगर आपकी स्पीड एक्सट्रीम फास्ट है तो मे बी शायद से आप 20 क्वेश्चन तक पहुंच जाओ। बट जनरली अराउंड 10 क्वेश्चन, 7 8 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, इस लिमिट के आसपास ही रहते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स। 15 क्वेश्चन 15 मिनट्स में अगर आपको क्वेश्चन करने हैं तो रिमेनिंग क्वेश्चन आपको सारे सॉल्व करने हैं। जनरली ये चीज आपकी ना अराउंड 15 to 20 मिनट्स मोर में हो जाएगी, 15 to 30 मिनट्स मोर मान लो। कितने हो गए आपके, 45 मिनट्स हो गए। उसके बाद अब जाके आपको आंसर की चेक करनी है, एंड आपको चेक करना है कि पहले मेरे मार्क्स कितने आए थे, इसको मार्क्स 1 बोल देते हैं। एंड पूरी सॉल्व करने के बाद मार्क्स 2 कितने आए, ठीक है। मार्क्स 1 क्या है, जब आपने 15 मिनट में टाइम बेस्ड टेस्ट दिया है 15 या 20 क्वेश्चन के लिए। मार्क्स 2 क्या है आपके, कि आपने इन्फाइनाइट टाइम मतलब आपने एक्स्ट्रा टाइम भी लिया है, 30 मिनट्स लिए हैं। एंड जिस मोमेंट पे आपको लगता है कि हाँ मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता क्वेश्चन में, उस मोमेंट पे रुक जाओ
एंड अपने मार्क्स 2 कैलकुलेट करें। 3-4 सिनारियो हो सकते हैं। पहला सिनारियो है इफ मार्क्स 1 इज लेस देन मार्क्स 2। इससे क्या पता चलता है? इसके ये पता चलता है कि आपकी स्पीड इज स्लो, स्पीड इज स्लो, और मे बी नॉट एबल टू परफॉर्म अंडर प्रेशर, और मे बी क्वेश्चन सिलेक्शन प्रॉब्लम। ठीक है, इन तीनों में से कोई प्रॉब्लम होगी, या जो आपकी और प्रॉब्लम भी होगी वो काइंड ऑफ इसका सबसेट एंड ऑल इसका कॉम्बिनेशन हो सकता है कि अगर आपके पहले केस में मार्क्स काफी कम आ रहे हैं सेकंड केस से, इसका मतलब या तो आपकी स्पीड काफी स्लो है कि आपका एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है तो आप सोल्व कर पा रहे हो, या आप एकदम से प्रेशर आ जाता है कि कम टाइम में करना है तो आपके मार्क्स कम आते हैं, या क्वेश्चन सिलेक्शन में आपकी प्रॉब्लम होती है। इस चीज के लिए क्या करना है, ऑब्वियसली आपको समझ आ गया कि क्वेश्चन सिलेक्शन आपको इंप्रूव करनी है, जो आपकी प्रॉब्लम है उसी चीज को इंप्रूव करना है। नॉट एबल टू परफॉर्म अंडर प्रेशर, तो प्रेशर क्यों ले रहे हो? प्रेशर मत लो, ट्राई करो बिना प्रेशर की। मतलब आपको इतना समझ आ गया कि मेरे मार्क्स 2 आ रहे हैं ग्रेटर, इसका मतलब आपका कंसेप्ट तो क्लियर है। आपको प्रॉब्लम किस चीज में आती है कि कम टाइम में करने में। तो हो सके क्वेश्चन सिलेक्शन में वर्क करो कि जो आपको इजी लगते हैं वो चीज पहले करनी है। ये चीज प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो कुछ दिनों बाद इन दोनों के मार्क्स 1 और मार्क्स 2 के बीच में गैप कम होता रहेगा। दूसरा सिनारियो आता है, तीसरा सिनारियो तो नहीं आना चाहिए कि मार्क्स 2 ग्रेटर देन मार्क्स 1 हो जाए, वैसा सॉरी मार्क्स 1 ग्रेटर देन मार्क्स 2 हो जाए, वो तो काफी गलत सिनारियो होगा। दूसरा सिनारियो होता है ये वाला कि मार्क्स 1, मार्क्स इन फर्स्ट केस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मार्क्स इन सेकंड केस। इसके अंदर भी दो केसेस आते हैं कि बोथ आर लो, कि पता चले दोनों में 0 मार्क्स आ रहे हैं। दूसरा केस है बोथ आर राइट, कि दोनों ही फॉर एग्जांपल 20 में से आपके 19 क्वेश्चन हो रहे हैं दोनों केस में। ठीक है, अगर मार्क्स लो हैं, बोथ आर लो हैं, तो आपको समझ ही आ गया होगा काफी प्रॉब्लम है कि मार्क्स भी आप एक्स्ट्रा टाइम देने के बाद भी नहीं कर पा रहे हो, एंड आपके मार्क्स कम भी आ रहे हैं। इसका मतलब प्रॉब्लम क्या है, आपके कंसेप्ट भी खराब है, स्पीड भी खराब है, सब कुछ खराब है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, स्टार्ट विद बेसिक्स। टाइम कम है बट आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको इंप्रूव होगा ही नहीं। मतलब ऐसी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती कि आपको एकदम से मार्क्स ला देगी। तो आपको बेसिक से स्टार्ट करना ही पड़ेगा। सारे टॉपिक जो जो आपका क्यूए का सिलेबस का पार्ट था वो सारी चीज आपको देखनी पड़ेगी। अगर दोनों हाई हैं तो बेस्ट है ये तो। इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि आपके मतलब 15 मिनट में आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, तो ये वाला केस तो आपका औसम है, कोई दिक्कत ही नहीं है मतलब आपको। ठीक है, अच्छा अगर ऐसा केस हो ना तो ऐसा अपने कंफर्ट लेवल के लिए इस टॉपिक को बार बार मत करते रहना। हो सके तो आपको एक चीज एम कर सकते हैं कि फुल मार्क्स। अदरवाइज मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपका एक सेक्शन इतना स्ट्रांग है, उसके लिए क्या करना है, फिर आप दूसरे सेक्शन में वर्क करो। फॉर एग्जाम्पल ये वाला सिनारियो कई लोगों का वीए में आ जाता है, कई लोगों का एलआर में भी आता है ये वाला सिनारियो। तो अगर आपका वीए एलआर में ये सिनारियो आता है तो ये चीज आपको क्यूए पे ट्राई करनी है। अगर कई स्टूडेंट्स का क्यूए एलआर में ये सिनारियो आता है तो प्रैक्टिस आपको वीए में करनी है। ये सेक्शन टेस्ट वाली चीज आपको तीनों सेक्शन में करनी है, क्यूए में भी करनी है, वीए में भी करनी है, एलआर में भी करनी है। ठीक है, अभी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक में एक आपको एक डॉक्यूमेंट सॉरी एक आपको पीडीएफ शेयर करूंगा जिसके अंदर क्यूए के 20 क्वेश्चन होंगे एंड 15 मिनट्स का टाइम होगा। ठीक है, वो आप ऑब्वियसली मैं आप पे टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं रखूंगा, आप खुद से चेक करोगे वो टाइम वाला पार्ट। तो ट्राई करके देखना ये वाली एक्सरसाइज, कि ये वाली कि आपको 15 मिनट से पहले 15 मिनट में आंसर की बनानी है, देन सॉल्व रिमेनिंग क्वेश्चन इन 15 to 30 more minutes, एंड उसके बाद आपको आंसर की चेक करनी है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन पेपर एक पीडीएफ या पीपीटी फॉर्म में आपको शेयर कर दूंगा, लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन में होगी, एंड आपका उसकी आंसर की भी शेयर करूंगा, सॉल्यूशन शेयर नहीं करूंगा। सॉल्यूशन में एक और नेक्स्ट क्लास में इसकी एक वीडियो बना दूंगा सॉल्यूशन की, नेक्स्ट क्लास में वीडियो सॉल्यूशन होगा, एंड उसके बाद लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर नेक्स्ट टॉपिक टेस्ट भी होगा, फिर दोबारा से टॉपिक टेस्ट नहीं सेक्शन टेस्ट।
कि क्यूए का जैसे हमने यहाँ पे अभी क्यूए का सेक्शन टेस्ट दे रहा हूँ मैं, सिमिलरली दोबारा से आपको एक और क्यूए का सेक्शन टेस्ट दे दूंगा। अगर आपको लगता है कि आपको ये सेम हेल्प आपको एलआर और वीए में भी चाहिए तो प्लीज लेट मी नो, मैं आपको वी और एलआर के लिए भी सेम चीज प्रोवाइड कर दूंगा। बट एज ऑफ नाउ मेरा फोकस क्यूए पे है, तो मैं क्यूए में ये चीज करूंगा। अगर आपको चाहिए तो प्लीज लेट मी, ठीक है। अदर देन दैट, कि अगर आपका कंसेप्ट एंड ऑल ठीक करने के लिए मेरा नेक्स्ट वीक का प्लान क्या है, 7 डे प्लान क्या है, मैं प्लान कर रहा हूँ कि ये वीडियो तो आपके साथ साथ चलती रहेंगी, जिसके अंदर मैं एक रोज का एक सेक्शन टेस्ट दे दूंगा एंड आप उस पर प्रैक्टिस करोगे, उस पर वीडियो अपलोड करता जाऊंगा। मीनवाइल मैं फुल कंप्लीट फुल क्यूए रिवीजन कराने की प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। फास्ट कराऊंगा, इसे मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ कि आपका कंसेप्ट आप पहले पढ़ चुके हैं ऑल, बिल्कुल बेसिक से नहीं बताऊंगा। फुल क्यूए रिवीजन कराने की प्लान कर रहा हूँ मैं। अराउंड मेरे अकॉर्डिंग ये कराने में जितना आपका फुल क्यूए रिवीजन फॉर आई एम रोहतक होना, ठीक है, इसके लिए जो मेरे अकॉर्डिंग रेलिवेंट है आई एम रोहतक के लिए, ठीक है, ये वाला पार्ट कराने की सोच रहा हूँ। मुझे इसमें आपसे सजेशन चाहिए। टोटल अराउंड 4 to 5 आवर्स लगेंगे कराने में, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, अब ए ऑप्शन है 1 आवर, 4 to 5 नहीं, 4 to 6 आवर्स मान लो, 1 आवर ईच की फॉर नेक्स्ट 6 days। देन बी ऑप्शन 1.5 आवर टाइप, 4 days। या तीसरा ऑप्शन है 2 घंटे से ज्यादा के दिन नहीं बनाऊंगा वीडियो, कि 2 आवर ईच फॉर 3 days, कि 3 दिन। हो सकता है ऑल्टरनेट हो जाए एंड ऑल, कि 2-2 घंटे की वीडियोस बना दूं 3 दिन, मतलब थर्ड ऑप्शन सी, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में एक बार मेरे को एबीसी लिख देना, मेरे को काइंड ऑफ आइडिया लग जाए कि आप एग्जैक्टली चाहते क्या हो, इनमें से क्या करूं। इससे छोटी वीडियो तो बनाने का सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि आपको पूरा रिवीजन कराना, पूरा सिलेबस पता चले, 30-30 मिनट्स की वीडियो तो बनाने का कोई सेंस नहीं बनेगा। तो एटलीस्ट 1 आवर की वीडियो तो होगी। तो इसमें मेरे को बता देना, प्लीज लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना कि एबीसी में से आपको कौन सा ऑप्शन अच्छा लगता है। जो मेरे को मतलब मोस्ट फेमस लगेगा जो ऑप्शन, मैं उसके अकॉर्डिंग वर्क करना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा आपका इंटेंशन ऑल के लिए क्या करना है। पढ़ना कहाँ से है, पढ़ना है आपको जितने भी आपने कहाँ से भी कंसेप्ट सीखे हैं वहां से आप रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है, वो आपको कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा आपको यहाँ से परफॉर्मेंस से। अगर आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी है तो आपको बस क्वेश्चन सिलेक्शन एंड ऑल पे वर्क करना है। अगर आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो आपको बेसिक से स्टार्ट करना है। एंड सब कुछ है कि आपको क्वेश्चन सिलेक्शन में प्रॉब्लम नहीं है, कंसेप्ट क्लैरिटी भी सही है, तो ट्राई करो दूसरे टॉपिक, ठीक है। अदर देन दैट आपको प्रैक्टिस करनी है, कहीं से भी क्वेश्चन पिक करो, 20 क्वेश्चन पिक करो, 15 मिनट में सॉल्व करने की ट्राई करो, उसकी आदत डाल लो। अगर उसकी आदत बन जाएगी 1 हफ्ते में तो आपको एग्जाम डे में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।